गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो आप सभी ने कल मैंने जो वीडियो बनाई थी आप सभी ने देखा होगा कि कल की क्लास में ये बताया था कि पेपर का पैटर्न ड्राफ्टमैन का कैसा था, किस लेवल का क्वेश्चन आया था, कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कराया था, पर मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल दिखाया था, हिंदी का भी, जीएस का भी और आपको टेक्निकल का भी। तो आप सभी ने लोगों ने क्लास को देखी होगी और मैंने भी उसको भी देखा, पूरे पेपर को एनालाइज किया। उस बेस से मैंने ये सोचा कि मेरे पास जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर हैं, जो भी ड्राफ्टमैन के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जहाँ कहीं भी जब भी जेके एसएसबी में पेपर हुआ था, पीएसएसबी में पेपर हुआ था, मेरे पास कम से कम 20 प्लस मेरे पास ड्राफ्टमैन के पेपर हैं। तो मैंने सोचा उन पेपर को एनालाइज करके उनका अगर मैं सॉल्यूशन आप सभी को करा देता हूँ तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है, ड्राफ्टमैन पीआईक्यू पेपर सॉल्यूशन सीरीज, जिसके अंदर जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के अंदर जो भी ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं, जो भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैंने कई पेपर को देखा, फिर एनालाइज किया कि जो पेपर आपका ये यूपीएससी बना रहा है वो हूबहू पैटर्न जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर्स होते हैं उन सभी फॉलो होता है। तो ये मेरी पहली क्लास है, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये रोजाना क्लास होने वाली है, ठीक है। और जो कि क्रैश कोर्स के तरीके से कि बिल्कुल वो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री क्लासेज आपकी रहने वाली है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो मेरे पास पेपर हैं, इसरो ड्राफ्टमैन के लगभग मेरे पास 5 से 6 पेपर हैं, सीआरपीएफ ड्राफ्टमैन पेपर मेरे पास 1 पेपर है, जेके एसएसबी का मेरे पास 3 से 4 पेपर है, एमपीपीबी का मेरे पास 2 से 3 पेपर है, पीएसएसबी का मेरे पास 5 पेपर है, टीएनपीएससी का मेरे पास 2 से 3 पेपर है। लगभग ये 20 प्लस मेरे पास पेपर हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इन सारी ड्राफ्टमैन के जो क्वेश्चन पेपर हैं सबका मैं सोल्यूशन आपके थ्रू कर दूँ। और ये सॉल्यूशन जब होगा ना तो आपको काफ़ी यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज़ें आपको नहीं लगी। तो आपको करना क्या, अगर इस क्लास को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आज पहली क्लास थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, बता देते हैं इस क्लास का पैटर्न क्या रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर ड्राफ्टमैन पेपर हुए हैं उस सभी को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को बस काम करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को विभिन्न ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पर शेयर करना है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और मैं आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं और अच्छी मेहनत से और अच्छे तरीके से इसको मैं समझा सकूं, बता सकूं। और दूसरी बात, आपको चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है। तीसरी बात, आपको काम करना क्या है कि अपने साथ अपने एक कॉपी रखना है, जो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लगें वो आपको नोट कर लेना है। काफ़ी क्वेश्चन बेसिक रहने वाले हैं, बस आपको दिमाग में उन बातें होनी चाहिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आपको साथ में एक कॉपी रखनी होगी, जो कुछ नया लगे आपको उसको लिख लेना। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारे द सिविल ज्ञान पे, आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके मिल सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली क्लास है, और और जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था 13 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जेके ट्रिपल एसबी का जो पेपर हुआ था, ड्राफ्टमैन का पेपर था, तो उसमें जो क्वेश्चन आपके बने थे उसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखो वहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है सीपीयू इन ए कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो डॉक्यूमेंट में सिंपल क्वेश्चन ही आता है, पर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। तो बस आपको बस उन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सी सारी चीज़ों को याद करने वाली टेबल होंगी, उनको भी याद करना होगा। बस आराम से ही आपका पेपर हो जाने वाला है। तो सीपीयू का जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है आपका, होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड इज इजी बॉन्ड इज इजी टू ऑब्टेन इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेसोनरी, किस प्रकार के मेसोनरी में हम लोग बॉन्ड अच्छे से बना सकते हैं। ब्रिक मेसोनरी, ऑप्शन 2 स्टोन मेसोनरी, थर्ड है रबल मेसोनरी, फिर फोर्थ आपका एस्लम मेसोनरी। आप सभी को पता है ये सारी आपकी स्टोन मेसोनरी होती है, जिसमें हम लोग स्टोन का यूज करते हैं। रबल मेसोनरी हो गए, एस्लम मेसोनरी हो गया। पर ब्रिक मेसोनरी क्या होता है, ब्रिक की एक प्रॉपर साइज होती है, वहाँ पर बॉन्डिंग अच्छे से होती है, जिसकी साइज क्या होती है 19 × 9 × 9, ये आपकी ब्रिक का साइज होता है। अगर विथ मोटार अगर देखोगे इसकी साइज़ हो जाती है 20 + 10 + 10 आपका सेंटीमीटर रहने वाला है। अच्छा, इसी ब्रिक के अंदर आपको एक फ्रॉग देखने को मिलता है, जो कि बॉन्ड के लिए ही, की जॉइंट के लिए ही आपका यूज़ किया जाता है, जिसकी साइज़ कितनी होती है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ये फ्रॉग इसलिए यूज़ किया जाता है। इस फ्रॉग में आपने देखा होगा बहुत लोग अपने प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं, अपने किसी, जैसे एम कैस का है तो यहाँ पे एम कैस लिख देते हैं। तो ये बॉन्ड इसलिए आपका यूज़ किया जाता है।
ये आपका हो गया ब्रिक के बारे में। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपकी अच्छे आसानी से जिसके अंदर बॉन्डिंग बन जाए तो आपकी क्या होती है, ब्रिक मेसोनरी होती है। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है द लाइन डेट इज़ नॉट पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ड्राइंग से भी देखने को मिलेगा, ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी 2D 3D, तो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है द लाइन डेट इज़ नॉट पैरेलल टू एनी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो कि किसी भी प्लेन के पैरेलल नहीं होती किसी प्रोजेक्शन को, उसे क्या कहते हैं, कवर्ड लाइन कहते हैं, ऑब्लिक कहते हैं, या फिर आपका हिडन कहते हैं, या फिर आपका कर्व कहते हैं। तो वो आपकी लाइन होती है ऑब्लिक, जो कि किसी भी प्लेन के आपके पैरेलल नहीं होती है। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ए लाइन डेट इज़ नॉट पैरेलल टू एनी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑब्लिक और स्क्यू सरफेस। फिर आपकी कर्व लाइन, इट इज़ अ पाथ ऑफ ए पॉइंट डेट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन। कर्व लाइन क्या होती है, ये आपकी इट इज़ अ पाथ ऑफ ए पॉइंट डेट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन। फिर आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, आर दोज व्हिच आर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसके प्लेन के पैरेलल जो आपकी लाइन आपकी जाएगी आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लाइन डेट आर परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जो भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर और आपकी वर्टिकल लाइन उसी को कहते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज लाइन अलोंग द प्लम्ब लाइन ऑफ द प्लम्ब बॉब और पैरेलल टू द प्लम्ब बॉब लाइन। जो आपकी प्लम्ब लाइन होती है उसके पैरेलल आपकी होती है वर्टिकल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, दे आर द लाइन विद द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, दे मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। जो पैरेलल लाइन आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन भी होती है, आपकी कर्व लाइन भी हो सकती है। जैसे अगर आपकी जो कर्व लाइनें हैं ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो आपकी कर्व हो गई पर पैरेलल आपस में रहेंगी, ऐसे कुछ बातें यहाँ पे की जा रही है। तो कर्व लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, सारी बातें आपके सामने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द लाइन डेट इज नॉट पैरेलल टू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के पैरेलल कौन सी ऐसी लाइन हो जो कि नहीं होती, आपकी होती है ऑब्लिक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड ब्रिक व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हीप ऑफ क्ले। अब ये हीप क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले के बारे में जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले किस तरीके से होता है। आपने पढ़ा होगा अपने बीएमसी वाली बुक में कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, आपका सबसे पहले आपका होता है अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, डिगिंग होता है, ठीक है, डिगिंग होता है। अनसॉइलिंग में क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर की मृदा को निकाल कर बाहर रख दिया जाता है, जिसमें आपके घास के चिथड़े और गले सड़े कंकड़ वगैरह होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ ब्रिक के लिए, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में वो हमारे लिए सही नहीं होते, इसलिए उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद की कुछ मृदा को हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने के लिए उनको कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें, जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग कहते हैं, ताकि वो अच्छे से सारी जो ब्रिकें हैं, सारी जो सॉइल हैं अपने आपस में उनकी वेदरिंग हो जाए। फिर उसके बाद जब वेदरिंग का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद 4th नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, वेदरिंग के प्रोसेस के बाद 4 नंबर पे हमारा जो होता है उसमें कोई भी अगर पार्टिकल का मौजूद में तो हम लोग ब्लेंडिंग कर देते हैं, कुछ उसमें पार्ट इनर्ट मिला देते हैं। जैसे आपको पता है ब्रिक के अंदर आपका क्या होता है, सिलिका भी होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड और आपका मैग्नीशिया होता है, ठीक है। तो आपका इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर कोई चीज़ में कम मात्रा में उसको हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग करके प्रोसेस में मिला देते हैं। वैसे जब आपके मिला देते हैं फिर उसके हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग ब्रिक को टेम्परिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। ब्रिक को हम लोग जो है एक पग मिल होता है उसके अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से ईंटे को गूंथते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड में ले जाते हैं, उसको हम लोग मोल्डिंग करते हैं। फिर जब मोल्डिंग हो जाती है तो कुछ समय के लिए उसको हम लोग एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद तब जा कर के वो बर्निंग प्रोसेस में जाती है और वहाँ भट्ठे में हम लोग ले जा कर के ब्रिक को पका देते हैं, तब हमारी ये ब्रिक इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो इसी जो प्रोसेस में जब हम लोग डिगिंग का प्रोसेस करते हैं, इसी डिगिंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि ब्रिक को जब हम लोग बाहर लेकर आते हैं तो वहीं पे हीप का एक टर्म आता है, यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे पहले आपको अनसॉइलिंग होता है। मैंने आपको बताया कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल अबाउट 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ इज़ टेकन आउट एंड थ्रोन अवे, मतलब कि जो 20 सेंटीमीटर की सॉइल होती है सरफेस से, उसको खोद लिया जाता है, खोद के उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। द क्ले इन टॉप सॉइल इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़, मैंने बताया आपको कि जो टॉप की सॉइल होती है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, जो कि हमारे प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रिक में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपका होता है डिगिंग, द क्ले इज़ देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, जो आपकी क्ले होती है उसको खोद लिया जाता है ग्राउंड से। इट इज़ स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड, जो जैसे सपोज आपकी ये ग्राउंड है, आपने देखा होगा कि यहाँ की सॉइल को हम लोग खोदते हैं नीचे और यहाँ के आसपास जो समतल एरिया होता है वहाँ ले जा करके उसको हम लोग ऐसे
स्प्रेड कर देते हैं लेवल ग्राउंड के ऊपर, जस्ट ए लिटिल डीपर देन द जनरल लेवल ऑफ द ग्राउंड। हाइट ऑफ हीप ऑफ क्ले इज अबाउट 60 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ हीप होता है, मतलब जो ढेर लगता है आपका, उसकी जो हाइट होती है कितनी होती है, 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक होती है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको कुछ नई बातें यहाँ सीखने को मिली होगी। तो मैंने कहा था कापी पेन अपने पास रखिएगा, जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लगी उसको आपको नोट डाउन करते चलिएगा। फिर मैंने आपको बताया क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। क्लीनिंग में आपको क्या होता है कि किले आपके जो प्रोसेस होते हैं डिगिंग, द किले इज ऑप्टेन इन द प्रोसेस ऑफ डिगिंग। डिगिंग के प्रोसेस से जो आपकी किले ऑप्टेन हुई शुड बी क्लीन ऑफ स्टोन पेबल वेजिटेबल मैटर। उसके अंदर जो है स्टोन के अंदर कुछ पेबल हुए कुछ वेजिटेबल हुए उनको बाहर निकाला जाता है। इफ दिस पार्टिकल आर एक्सेस इफ द क्ले इज टू बी वॉश एंड स्किन सच अ प्रोसेस नेचुरली विल प्रूव इट द troublesome एंड एक्सपेंसिव। द लंप ऑफ द क्ले शुड बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म इन द अर्थ क्रशिंग रोलर। तो क्लीनिंग के प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर ऐसे कुछ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है, वही आपकी क्लीनिंग होती है। वेदरिंग मतलब मैंने बता दिया था कुछ समय के लिए उनको एटमॉस्फेयर में सॉफ्टनिंग होने के लिए ब्रिक्स को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अनसॉइलिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिगिंग होती है, फिर वेदरिंग होती है। ब्लेंडिंग में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को मिलाया जाता है। टेम्परिंग होती है पग मिल में, मोल्डिंग होती है, फिर उसको ड्राई करता है, फिर बर्निंग, फिर आपकी जाकर के ये ब्रिक बन जाती है। इस तरीके से आपका सारा प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक में IS कोड क्या होगा, तो इसको IS कोड को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा प्रोसेस इस तरीके से आपका होकर निकलता है। और यहाँ पे आपने देखा कि उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर। इतनी सारी डिटेल आपको मैंने बताई इस वीडियो में इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप सभी को इनको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है गुनाइटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा गुनाइटिंग का क्वेश्चन। गुनाइटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। गुनाइटिंग प्रोसेस में हम लोग जो आपका सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है कितना होता है, 1:3 होता है, 4:1, 2:1, 3:1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1:3 सैंड मिक्स। मतलब एक पार्ट अगर आपका सीमेंट का होगा तो 3 पार्ट आपका सैंड का होगा गुनाइटिंग के प्रोसेस में। यहाँ पढ़ लेते हैं उसके बारे में दे रखी जानकारी। गुनाइटिंग क्या होता है, सीमेंट मोर्टार कंसिस्ट ऑफ 1:3 एंड इज शॉट ऑन द क्लीन सरफेस विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट गन होता है, जिसके अंदर प्रेशर आपका 2 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा करके वॉल सरफेस के ऊपर इसको कर दिया जाता है। इट कैन बी यूज ओवर पाइप सिस्टम एट्सेट्रा फॉर रेजिस्टिंग वाटर प्रेशर। जहाँ पे वाटर प्रेशर रजिस्टिंग करना होता है वहाँ पे हम लोग गुनाइटिंग के प्रोसेस को करते हैं। मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग आर एज फॉलो। डैम प्रूफ करने के लिए कुछ और से प्रोसेस होते हैं। अच्छा चलो बता दो आप लोग कि DPC हम लोग किस में करते हैं, DPC का जो मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं। ठीक है, तो किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में हम लोग DPC का करते हैं। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इस वीडियो के लास्ट के एंड में कि आपका जो कटिंग ऑफ ट्री होता है, अभी क्वेश्चन आया था SSC JEE मेंस के अंदर, कटिंग ऑफ ट्री को हम लोग किस में मेजर करते हैं। ऑप्शन था आपका नंबर ऑफ वुड में, ऑप्शन 2 आपका था टन में, ऑप्शन नंबर 3 था आपका क्या कहते हैं कि मीटर क्यूब में, ऑप्शन नंबर 4 आपका था मीटर स्क्वायर में। तो किस में हम लोग कटिंग ऑफ ट्री करते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा वीडियो के एंड के अंदर, अगर आपको पता है तो, वरना हम कल की क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग आर एस फॉलो। मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग हमारी जो होती है, इंटीग्रल ट्रीटमेंट होता है, सरफेस ट्रीटमेंट होता है, मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग होती है, केविटी वाल कंस्ट्रक्शन होता है, ट्रीटमेंट टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, प्रेशर ग्राउटिंग होता है। ये सारी बातें आपकी समझ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है व्हेन द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन द रीडिंग अंडर द प्रिज्मेटिक प्रिज्म शुड बी। तो ये क्वेश्चन आपके जो है ड्राफ्टमैन का क्वेश्चन में आपका उसमें आपका जो यूपीएससी पेपर हुआ था वहाँ भी सर्वे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ भी मैंने देखा कि इस एग्ज़ाम में भी सर्वे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए यह सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट एग्जाम में ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है और आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है कि मैग्नेटिक नीडल पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन द रीडिंग अंडर द प्रिज्म शुड बी। तो कितनी रीडिंग होती है, तो आपको पता है जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी रीडिंग होती है, यहाँ पे हमारे पास कितनी 0 डिग्री होती है, फिर यहाँ पे आपकी 90 डिग्री होती है, फिर यहाँ पे आपकी 0 डिग्री होती है, फिर आपकी 90 डिग्री किसमें होती है, आपकी क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम में। हम लोग सर्वेयर कंपास में ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पढ़ लेते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। एक आपका होता है प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, और एक आपका होता है सर्वेयर कंपास।
तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि जो रीडिंग होती है यहाँ साउथ के वाले पोल पर यहाँ पे 0 होता है, यहीं पे 360 होता है, 90 आपका यहाँ होता है, 180 यहाँ पे ऐसे बढ़ती रीडिंग, फिर यहाँ पे 270 आपका होता है। इस तरीके से मतलब कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में मतलब ये जो रीडिंग होती है क्लॉकवाइज चलती है। और होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम में, होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं WCB, होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्थ डायरेक्शन से ही रीडिंग ली जाती है। अगर आपको एक कोई लाइन होगी, अगर इसको हमको मेजर करना है तो ये अगर 30 डिग्री है तो यहीं से ना जा जाएगी, 60 डिग्री एंगल यहीं आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ एंगल बन जाएगा। अगर कहा जाए 123 डिग्री एंगल है तो मतलब 123 डिग्री मतलब इसी नॉर्थ से ही रीडिंग ली जाएगी, नॉर्थ से ही मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से इसकी रीडिंग ली जाएगी। तो इसको 123 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 130 डिग्री लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 180। अगर मान लो 195 एंगल है तो इसको नॉर्थ से ही नापेंगे। ये होता है होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम। एक होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। क्या होता है, अगर कोई आपकी लाइन है मान लीजिए AB, अगर ये 30 डिग्री है और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि N से 30 ईस्ट में है कि साउथ से है। जैसे इसमें क्या होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे अगर कोई लाइन लाई करेगी उसको हम लोग लिखेंगे N से E की तरफ लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे N से E कि आपका वो N से और E के बीच में है तो नॉर्थ थीटा ईस्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई लाइन लाई करेगी उसको लिखेंगे साउथ थीटा ईस्ट लिखेंगे। यहाँ कोई लाइन आएगी तो उसको लिखेंगे साउथ थीटा वेस्ट लिखेंगे। यहाँ अगर कोई लाइन आएगी उसको लिखेंगे एन थीटा वेस्ट लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा वैसे वैसे उसकी जो मेजरमेंट जो उसको हम लोग डिजाइनेशन या डिक्नेशन करने के जो तरीका होगा उसको अलग हो जाएगा। पर जो आपका WCB होगा वो हमेशा नॉर्थ से ही मेजर किया जाएगा। ये होता है किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में, और ये होता है किसमें, सर्वेयर कंपास में। तो ये मोटा मोटा इसका एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पे कुछ बातें उसको पढ़ लेते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट पोर्टेबल मैग्नेटिक कंपास व्हिच कैन आइदर बी यूज एज ए हैंड इंस्ट्रूमेंट आर कैन बी फिटेड ऑन ट्राइपॉड। मतलब कहा जाता है प्रिज्मेटिक कंपास इतना अच्छा कन्वीनियंट होता है, अगर आप चाहो तो उसको हाथ में रखकर मेजरमेंट कर सकते हो। ऐसा कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। इन द प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएशन मार्क ऑन द रिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है, जो एंगल में लिखा जाता है किस तरीके से होता है, तो क्लॉकवाइज होता है। जो 0 से कितना होता है, 0 से 360 होता है। फिर यहाँ पे लिखा एट द साउथ एंड ऑफ द निडल, मतलब कि निडल के जो साउथ एंड होता है वहीं पर आपका 0 भी होता है, यहीं पे आपका 360 भी होता है। सो डैट 90 डिग्री मार्क एट द वेस्ट, 180 डिग्री एट द नॉर्थ एंड 270 डिग्री एट द ईस्ट में। जो आपको बताया पहले ही वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या होता है इसका, प्रिज्मेटिक कंपास का, कि इसमें बोथ साइटिंग द ऑब्जेक्ट एज वेल एज रीडिंग द सर्कल कैन बी डन साइमल्टेनियसली विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द आई। ये कह रहा है अगर आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास अगर ऐसा होगा तो अगर आपके ट्राइपॉड पे रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, इस साइड पे इसके अंदर प्रिज्म लगा होता है। जो प्रिज्म लगा होता है यहाँ पे जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को इस प्रिज्म के माध्यम से लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लगा होता है आपका ऑब्जेक्ट बेन, यहीं पे, और इस ऑब्जेक्ट बेन लगा होती है आपकी हेयर। यहाँ पे अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हम लोग मेजरमेंट करना है तो यहीं से हम लोग इसको देख भी सकते हैं और इसी से हम लोग यहीं पर रीडिंग भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब प्रिज्मेटिक कंपास की खासियत ये होती है, ये अच्छाई, ये खूबी होती है कि अगर एक ही बार में आप अपने ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो और वो कितने डिग्री एंगल पर है वो भी आप लोग देख सकते हो। ये होती है प्रिज्मेटिक कंपास की खासियत, वही यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है। क्वेश्चन बनता है कि साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में प्रिज्मेटिक कंपास के माध्यम से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने जो यहाँ पे रीडिंग है उसको भी देख सकते हैं। पर ये खूबी, ये खासियत सर्वेयर कंपास में नहीं होती। सर्वेयर कंपास में क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं लगा होता है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बेन तो होता ही होता है। यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट अगर कोई रखी हुई है, मान लो यहाँ पे आपका रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से इसको क्या कहते हैं, मैच तो कर सकते हैं, मतलब इसको लाइन अप साइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइन अप साइडिंग कर सकते हैं। पर यहाँ रीडिंग नहीं पढ़ना होता। रीडिंग पढ़ने के लिए आपको, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो रीडिंग पढ़ने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और इसके जो बॉक्स होगा, बॉक्स के टॉप पे देखना पड़ेगा कि रीडिंग क्या आ रही है। पर ये ऐसा प्रिज्मेटिक कंपास में नहीं होता, ऐसा सर्वेयर कंपास में होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पे सर्वेयर कंपास के बारे में पढ़ लेते हैं
कि सर्वेयर कंपास क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू प्रिज्मेटिक कंपास एक्सेप्ट, मतलब कह रहा है कि ये सिमिलर होता है प्रिज्मेटिक कंपास के, बस एक इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है। कौन कौन सी है कि जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है इट डायरेक्टली अटैच टू सर्कुलर बॉक्स। हाँ, ये भी बात है। जो आपका यहाँ पे सर्वेयर कंपास में जो आपका बॉक्स होता है, इसी बॉक्स के साथ फिक्स होती है आपकी जो जिसकी जो सर्कुलर बॉक्स होता है, जिसके ऊपर हमारा रीडिंग लिखा होता है, वो इसी बॉक्स के साथ पूरी तरीके से फिक्स होती है। ठीक है, अगर बॉक्स मूव करोगे तो ये भी मूव करेगा। एंड नॉट विद द मैग्नेटिक निडल, और मैग्नेटिक निडल जो होती है यहाँ पे सस्पेंडेड होती है, आराम अपना मतलब फ्रीली होती है। ठीक है, बल्कि सर्वेयर कंपास में क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेटिक निडल होती है और जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो साथ में होता है। अगर अगर आपका जो ग्रेजुएटेड सर्कल मूव करेगा तो ये आपकी जो नीडल होती है साथ ही साथ उसके साथ लगी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर बॉक्स मूव करेगा तो उसके साथ मूव करेगा, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। अगर बॉक्स मूव करोगे ये मूव आपका मूवमेंट नहीं होगा इसका। ठीक है, बॉक्स के मूव करने पे ऊपर तो ये, पर यहाँ पे क्या होगा, अगर बॉक्स मूव कर रहा है इधर उधर तो आपकी जो ग्रेजुएटेड रिंग होगी जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है वो भी आपकी मूव कर जाती है। एंड नॉट विद द मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक नीडल फ्लोट फ्रीली ओवर द पिवट, नो प्रिज्म अटैच, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं लगा होता सर्वेयर कंपास में, टू द आई मैन एंड इट हैविंग ए नैरो वर्टिकल स्लिट, रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली विथ द नेक्ड आई अगेंस्ट द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल, द रिंग इज ग्रेजुएटेड इन द क्वाड्रिलेटरल सिस्टम हैविंग 0 डिग्री एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड एट 90 डिग्री एट द ईस्ट एंड वेस्ट साइड। मतलब जो रीडिंग आपकी होती है डायरेक्टली हम इसको इसके बॉक्स के ऊपर देखते हैं तब हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में, और क्वेश्चन आपका जो था मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। इसका आंसर आपका जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री आपका। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको इस के सामने देखने को मिली कि इसमें सारी जो आपकी बातें हैं आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। तो अगले क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, वीकेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक मेसोनरी वाल इज, जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है आपके ब्रिक मेसोनरी वाल में वो कौन सा होता है? फ्लेमिश होता है, इंग्लिश होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड आपका वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब ये क्यों, कैसे, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं। अब देखो फ्लेमिश बॉन्ड में होता क्या है कि एक आपका ऐसे मान लीजिए ये आपका रद्दा है जिसको हम लोग कहते हैं रद्दा, कोर्स रद्दा। तो फ्लेमिश में क्या होता है कि एक ही कोर्स में, मतलब एक ही कोर्स में आपका हेडर भी आएगा और एक ही में आपका स्ट्रेचर आएगा। हेडर स्ट्रेचर एक ही में आएगा। अगर यहाँ स्ट्रेचर आ गया तो फिर यहाँ हेडर आएगा, यहाँ स्ट्रेचर, फिर यहाँ हेडर, ऐसे मतलब एक ही कोर्स में, मतलब एक ही कोर्स में, ईच कोर्स में, अगर हम कहें ईच कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर बोथ आएंगे। पर इंग्लिश बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। अगर एक अल्टरनेट में आता है, अगर एक में हेडर है तो हेडर हेडर ही होगा, एक में अगर स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर स्ट्रेचर ही होगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिश बॉन्ड आपका वीकेस्ट बॉन्ड होता है। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि अगर मान लीजिए ईच कोर्स में हेडर स्ट्रेचर आ रहा है तो वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, फ्लेमिश होगा, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो यह इंग्लिश बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में कहा गया है कि अल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब अल्टरनेट कोर्स मतलब क्या होगा, एक में अगर हेडर आएगा तो एक में स्ट्रेचर, एक में हेडर एक में स्ट्रेचर। क्वीन क्लोजर पुट नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर टू गेट लैप, जो क्वीन क्लोजर होगा वो आपको रखा जाएगा क्वीन हेडर के बाद में। ईच अल्टरनेट हेडर सेंट्रली सपोर्टेड ऑन स्ट्रेचर, जो अल्टरनेट हेडर होगा उसके सेंटर पे उसके जस्ट नीचे स्ट्रेचर आएगा। जैसे मतलब यहाँ पे अगर हेडर आ गया तो उसके नीचे क्या होगा, स्ट्रेचर आएगा। यहाँ हेडर आ गया तो यहाँ आपका स्ट्रेचर आएगा। इस तरीके से वो सपोर्टेड करेगा। और जो भी वर्टिकल कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट होगा वो कभी एक लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी क्या हो सकता है कि ब्रिक हमारी जो बॉन्ड है वो हमारा फेल हो सकता है। हेडर कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विथ ए क्वीन क्लोजर, कभी भी हेडर कोर्स आपका क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होगा। क्वीन क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्ट्रेचर कोर्स, क्वीन क्लोजर को किसी प्रकार की स्ट्रेचर कोर्स आवश्यकता नहीं होती है। मिनिमम लैपिंग जो हम लोग यहाँ पे देंगे शुड बी 1/4 ब्रिक 1 2 3 थिक वाल सेम लुक एंड बोथ फेस, मल्टीपल ऑफ हाफ थिक वाल नॉट सेम लुक एंड फेंसिंग एंड बैकिंग। तो ये जो कह रहा है कि 1/4 की हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम आपको लैपिंग देंगे। तो ये आपका देख लीजिए इंग्लिश बॉन्ड है जिसमें आपका ये अगर हेडर है, हेडर सॉरी ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, फिर मतलब इसमें जो है आपका
अगर एक में अगर स्ट्रेचर लगा हो तो एक में हेडर होगा, एक में स्ट्रेचर एक में हेडर होगा, तो इंग्लिश बॉन्ड में होगा। और फ्लेम्स में क्या होता है, एक ही रद्दे में आपका स्ट्रेचर दोनों आ जाता है। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्टली इज नोन एज। प्लेन टेबल के अंदर हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? प्लेन एलिडेट, टाइकोमीटर, क्लाइनोमीटर, टेलीस्कोप एलिडेट। क्लाइनोमीटर तो आपका यूज नहीं होता, पता है, ये आपके के लिए इसके लिए होता है, एंगल के लिए, फाइंड आउट के लिए ग्रेडियंट के लिए होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। टाइकोमीटर आपका किस में यूज करते हैं? टाइकोमीटर हम लोग कंटूर में यूज करते हैं। प्लेन एलिडेट से भी नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर केवल फिड्यूशियल एज होती है, हम लोग उसको केवल नापने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टेलीस्कोपिक एलिडेट। आप देख लीजिए, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट के बारे में। The given instrument is telescope eldate, which is used for sighting in plane table surveying. It is also used to measure vertical and horizontal distance. अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने हैं तो हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ बताया गया है कि इसकी फिड्यूशियल एज होती है, एक बबल होता है, लेबलिंग स्क्रू होता है, आईपीस होता है। ठीक है, फिर एक कुछ इंस्ट्रूमेंट आपका एबनी लेवल होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था आपके यूपी डार्टमैन में, एक क्वेश्चन फिगर दे रखा था, बताना था कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने उसी बेस पर ये क्वेश्चन को यहाँ से पुट किया है, यहाँ से उठाया है, क्वेश्चन यहाँ भी बना था। तो ये आपका एबनी लेवल है, इस तरीके से होता है। इट इज़ एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ हैंड लेवल एंड कैन यूज फॉर लेवलिंग एंड मेजरिंग द स्लोप के लिए आपका यूज किया जाता है। फिर आपका है ये डंपी लेवल आपका ये है, आपका डंपी लेवल इस तरीके से। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये फुट स्क्रू होता है, यहाँ पे आपका ट्राई ब्रेक होता है, ये आपका लेबलिंग हेड, इसको लोग ट्राइबेट प्लेट भी कहते हैं, यहाँ पे आपका ट्राइपॉड लगा होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, ये आपका डायफ्राम होता है, आपकी आई पीस होता है, फोकसिंग स्क्रू, ये आपके लॉन्ग बबल होता है, यहाँ पे आपका क्रॉस बबल होता है, ये आपकी सेड चाहिए लगा, यहाँ पे सर्कुलर कंपास लगा होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ कॉमनली यूज लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट to locate the point in the same horizontal plane. It also called automatic level or the builder level. ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको इनको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, और ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। एक आपका क्लाइनोमीटर काम क्या होता है? सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट बाय मेजरिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन के लिए भी यूज होता है, और आपका 2 पॉइंट के लिए और मेजरिंग द इंक्लिनेशन के लिए आपका यूज किया जाता है। क्लाइनोमीटर को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेफ्टी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कुछ आपके मैंने बताया था कि इन्हें ड्राइंग से हैं और कुछ आपके पर्सनल सेफ्टी और कुछ मेजरमेंट से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आपका लिया गया है कि पर्सनल सेफ्टी से कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब ये जो है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल बता रहा है कि आपकी इसमें पर्सनल सेफ्टी हो सकती है। पहला है डोंट टच आर हैंडल एनी इक्विपमेंट ऑब्लिंग मशीन अनलेस अथराइज टू डू सो। मतलब कोई भी आपका कोई भी इक्विपमेंट या कोई आपकी मशीन आपको टच नहीं करना चाहिए। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्टेड। आपको मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहिए, क्या ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है। डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन अंटिल यू नो हाउ टू ऑपरेट प्रॉपरली। मशीन को तब तक ऑपरेट नहीं करना चाहिए, किसी भी मशीन को, जब तक आप उसके बारे में पूरी तरीके से न जानते हो। वेयर सेफ्टी शू आर बूट आर बेल्ट, ये आपके बारे में बता रहा है। अगर आपको अपनी पर्सनल सेफ्टी रखनी है तो आपको अपनी सेफ्टी शू पहनना पड़ेगा, बूट्स पहनने पड़ेंगे, या आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 चीज़ नहीं, ये आपका चौथा ऑप्शन जो है आपको वो पर्सनल सेफ्टी के बारे में बिल्कुल अप्रोप्रिएट बता रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमको, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि आप उनको आसानी से, मतलब आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स होगा उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन को। और कुछ वैल्यू वाले होंगे भाई, अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, लाइम टेरेसिंग इज प्रोवाइडेड विथ हाउ मच स्लोप टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ टू गटर। मतलब लाइम टेरेसिंग जो आपकी प्रोवाइड की जाती है उसका स्लोप कितना रखा जाता है कि पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए, जो रेन वाटर आपका होता है उसको ड्रेन ऑफ अगर आपको करना है तो रूफ से लेकर के गटर तक का जो आपका स्लोप होता है क्या रखा जाता है। तो वो स्लोप आपका होता है 1/60 to 100 होता है। कितना होता है आप देख लीजिए यहाँ पे, द लाइम टेरेसिंग इज प्रोवाइडेड विथ लिटिल स्लोप यूजली 1/60 1/100 आपका होता है टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर रेपिडली एंड ईजिली। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा
वो आपका रहने वाला है 1:60 to 1:100। इसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कहीं कॉपी में, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी। जो सेकंड 20 ईयर आपका डेवलपमेंट प्लान है, कॉन्फ्रेंस है, वो कब आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये कौन सा था। तो आपको पता है कि पहला कौन सा था, बॉम्बे प्लान हुआ था। सेकंड कौन सा था आपका, पहला आपका सॉरी नागपुर नागपुर रोड प्लान था। सेकंड आपका क्या था, बॉम्बे रोड प्लान था। थर्ड आपका क्या था, लखनऊ। तो सेकंड 20 ईयर के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारे प्लान को कि कौन कौन कब कब हुए थे। तो यहाँ पे पहला 20 ईयर रोड प्लान आपका है, जो कि आपको नागपुर रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। सेकंड 20 ईयर को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। थर्ड 20 ईयर प्लान को लखनऊ प्लान के नाम से जाना जाता है। पहला कब स्टार्ट हुआ था, 1943 to 1963 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1961 में ही पूरा हो गया था। तो 1961 से 1981 में सेकंड लॉन्च हो गया था बॉम्बे, और फिर थर्ड आपको 1981 से 2001 हो गया था। टोटल रोड लेंथ जो पहले 20 ईयर रोड प्लान बनाने की बात की गई थी 5,32,700 किलोमीटर। इसके अंदर बॉम्बे में 10,57,330 किलोमीटर की बनाने की बात की गई थी, और यहाँ पे जो रोड डेंसिटी रखी गई थी 1632, और आपका ये एटलीस्ट शायद 82 किलोमीटर, 16 32 82 है, 84 आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शायद ये 32 82 है। तो डेंसिटी इसमें 16, यहाँ 32, यहाँ पे आपकी 82 किलोमीटर रखी गई थी। पैटर्न जो आपका रखा गया था नागपुर में आपका स्टार और गेट पैटर्न रखा गया था, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बताया गया था बम्बई में। ऊपर आपका लखनऊ में स्क्वायर एंड आपका चेक पैटर्न रखा गया था। नागपुर में किसी प्रकार के एक्सप्रेस वे के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, पर बॉम्बे वाले में 1600 किलोमीटर बनाने की बात की गई थी, और लखनऊ में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई थी। डेवलपमेंट अलाउंस के बारे में नागपुर में 15% की छूट थी, और यहाँ पे 5% की थी, पर आपका लखनऊ वाले में कोई प्रकार का डेवलपमेंट अलाउंस नहीं रखा गया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है हर एग्ज़ाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना। अगर आपको पास ये टेबल ना हो तो अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं फर्दर एग्जाम के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्यूटर के की से, या आप इसको मान लीजिए कि जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, या ऑटोकैड से क्वेश्चन जो कुछ होते हैं वो क्वेश्चन आपके इस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो मैंने भी यहाँ पे लेकर आए हैं। विच द फॉलोइंग कमांड इज यूज फॉर क्लोजिंग द एक्टिव विंडो। अगर कोई आपकी एक्टिव विंडो है उसके लिए आपकी कौन सी कमांड आप यूज करते हो, Alt F4, Alt F1, Shift F4, Control F4। तो Alt F+4 जो आपका होता है वो आपकी यूज की जाती है किसके लिए, तो आपकी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर रहने वाला है। विच आर द फॉलोइंग कमांड इज यूज फॉर क्लोजिंग द एक्टिव विंडो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे कुछ कमांड है, आप उसको देख लीजिए, आप उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, एक नोट डाउन बना लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे Alt+F किस लिए होता है, फाइल मेनू को ऑप्शन में करंट प्रोग्राम के लिए, अगर कोई आपका करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन का यूज करना है तो Alt+C यूज करोगे। Alt+E से क्या होगा, एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, कोई आपका करंट प्रोग्राम यूज हो रहा है उसमें अगर आपको एडिट करना है तो Alt+E का यूज करोगे। Alt+Tab कहाँ पे यूज होगा, आपका स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम में करोगे। F1 कहाँ पे होगा, यूनिवर्सल हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी विंडोज प्रोग्राम में आपका होने वाला है। F2 कहाँ पे होगा, आपका रीनेम या सिलेक्टेड फाइल के लिए यूज में आपका होगा। F5 कहाँ पे यूज होती है, आपकी रिफ्रेश द करंट प्रोग्राम विंडो के लिए होता है। Ctrl+N आपका कहाँ पे यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस आपका N आपका यूज होता है क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए यूज होता है। Ctrl+O कहाँ यूज होता है, तो ये आपका ओपन फाइल करंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए यूज होता है। Ctrl+A का यूज होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए यूज होता है। Ctrl+B आपका चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी बोल्ड के लिए यूज होता है आपका। Ctrl+I आपका चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू इटैलिक में आपका यूज होता है। Ctrl+U आपका कहाँ पे यूज होता है, तो चेंज सिलेक्टेड नेक्स्ट टू अंडरलाइन में यूज होता है। Ctrl+F आपका ओपन फाइंड विंडो फॉर करंट डॉक्यूमेंट फॉर विंडो के लिए आपका यूज होता है। तो इतनी सारी आपकी की हैं, इन सबको एक नोट डाउन बना लीजिएगा और ज़रूर इनको लिख लीजिएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है आपका कि सिलेंडर एंड बुशिंग एज एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन हैव हाउ मेनी व्यूज। तो आपको बता दूं यहाँ पे अगर आपका कोई सिलेंडर होगा या कोई आपका बुशिंग होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सिलेंडर है तो यहाँ पे कितना व्यू हो सकता है। एक तो ये होगा कि आप इसको फ्रंट से देख लो, टॉप से देख लो, सॉरी टॉप से देख लो, या फिर आप इधर फ्रंट से या फिर साइड से देख लो। तो जनरली या इधर फ्रंट कह दो या फिर साइड का दो, बात एक ही हुई। तो यहाँ पे टॉप व्यू एक आएगा, एक साइड व्यू आएगा, तो यहाँ पे दो प्रकार के व्यू देखने को मिलते हैं।
जैसे मान लो अमूमन अगर आपको एक फिगर ऐसे दी जाती है, इस तरीके से रहती है, तो मान लो जैसे बिल्डिंग कोई होती है, तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आप में क्या होता है, आपका एक एलिवेशन होता है, एक फ्रंट भी होता है, एक साइड भी होता है, तो उनको हम लोग क्रॉस सेक्शन काट करके रीडिंग करते हैं। तो सेम ऐसे ही कोई भी अगर आपकी सिचुएशन होगी, कोई भी आपका फिगर होगा, कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसको किस तरीके से आप देख सकते हो, इसका नॉलेज आपको भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं कुछ बातें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द करंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया आर अंडरटेकन। जो करंट में हाईवे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो किसके अंडरटेकन में है, तो याद रखिएगा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंटेक्ट में इस समय काम हो रहा है। आपने देखा हो कहीं भी जो टोल प्लाजा वगैरह लगा होता है वो सारे आपके NHAI काम करते हैं वहाँ पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सब होते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका है ऑटोनोमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि इस्टेब्लिश आपको 1988 में हुआ था। ठीक है, अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट आपको 1988 के तहत ये होने वाला था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। जो भी इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके मेंटेनेंस को लेकर, उनके मैनेजमेंट को लेकर सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो NHAI के पास में है। NHAI is responsible for the implementation of the National Highway Development Project, which is flagship program of the Government of India aimed at improving and expanding the national highway network in the country. Current highway development work in the Indian are undertaken by NHAI, National Highway Authority of India ही सारा कुछ ये देखती है रोड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को। Which factor are improve in the drawing lettering। आपने अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपने पहले ही साल में ये लेटरिंग वाला प्रोसेस पढ़ा होगा कि ए को कैसे लिखना है, कितनी लाइनें में आपकी होनी चाहिए, बी आपका कितनी लाइनों में आपका होना चाहिए, किस तरीके से उसको लिखना है, तो वो कैसे आप इम्प्रूव करते थे, वो आपके एपेरियंस पे और एलिजिबिलिटी पे। ये होता क्या है एपेरियंस और एलिजिबिलिटी, आगे पढ़ लेते हैं। एपेरियंस मतलब होता है कि इन द कॉन्टेक्ट ऑफ टाइपोग्राफी एंड हैंड लेटरिंग। अगर आप हैंड लेटरिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है, एपेरियंस मतलब होता है रेफर टू ओवरऑल एस्थेटिक लुक, मतलब कि आपका जो एस्थेटिक लुक है, जो लेटर है आपको कैसा दिख रहा है। दिस कैन इंक्लूड एस्पेक्ट, स्टाइल कैसी है, कैसा शेप है, कैसा उसका प्रोपोर्शन में आप लिख रहे हो। एलिजिबिलिटी क्या होता है, इन द अदर हैंड रेफर टू हाउ इजली लेटर कैन बी रीड, मतलब कितनी आसानी से आपने लिखा है और कितनी आसानी से उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग लिख देते हैं आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो वही कह रहा है एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप उसको आसानी से पढ़ सको। इट इन्वॉल्व द फैक्टर सच एज द क्लियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल लेटर एंड देयर स्पेसिंग, मतलब ऐसा क्लियरिटी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग है। द मेन गोल इज द टू इंश्योर दैट द टेक्स्ट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रीडर। जो पढ़ने वाला हो, जो हमारी बातों को लिखने, जो पढ़ने वाला हो आसानी से उसको रीड कर सके। मेन उद्देश्य ये होता है आप जो भी लेटरिंग करते हो, तो अपीयरेंस और एलिजिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और कुछ एसेंशियल फीचर आपको देखने को मिलेंगे लेटरिंग के दौरान, वो होता है एलिजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, रेपिडिटी और सुटेबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्मिंग, फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन, जीरोक्सिंग, अमोनिया प्रिंटिंग, ETC। ये सारे कुछ आपके फीचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन फोर क्वाड्रेंट द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड द फोर राइट एंगल आर ऑब्टेन इन दिस वे इज कॉल्ड डैश एंगल। ड्राइंग का क्वेश्चन आपका है, आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपके ऐसे क्वाड्रेंट बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है VP, HP, VP, इसके लिए ये HP, ये VP, इसके लिए ये HP, ये VP, ये आपका HP, ये VP। आप फिगर देख लीजिए, आप ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका प्लेन क्या होता है, ये आपका SP का प्लेन होता है, ये आपका VP प्लेन होता है, ये नीचे आपका फिर आपका VP प्लेन, फिर इसके लिए नीचे वाला बॉटम SP प्लेन। तो इस तरीके से HP, VP, SP, VP में करके आपकी कोई भी ड्राइंग होती है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं और वैसे ही हम लोग उसको दिखाते हैं। फ्रंट व्यू यहाँ से देखते हैं, फ्रंट व्यू इस तरीके से, इधर से आपका टॉप व्यू होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है HP के ऊपर है, VP के सामने है, तो कहाँ पे होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये एंगल आपका जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। जो एंगल बनता है क्या कहते हैं, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर D आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुछ थ्योरी उसको पढ़ लेते हैं। थ्योरी लिखी है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। आपको पता है, एक आपका वर्टिकल प्लेन होता है VP, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, इंटरसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे टू ईच अदर। क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट एंगल होता है इनका दोनों में, ये आपका कितना होता है, ये आपका ये एंगल 90 डिग्री पे एंगल मूव करता है, ये दोनों इधर इधर इधर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा।
All the four quadrant have one HP and एक VP formation. As per convention in mathematics, the quadrant are number as first, second and third, fourth कहते हैं, ठीक है। और इनके एंगल को जो बनते हैं फोर को, उनको हम लोग डायहेड्रल एंगल के नाम से जानते हैं। यही उसकी डिफिनेशन पूछी गई इस एंगल की, क्या उस एंगल को क्या कहते हैं, उसको हम लोग डायहेड्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, व्हिच आर द फॉलोइंग कैनाल इज नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल। अगर हम लोग अलाइनमेंट ऑफ कैनाल के बारे में पढ़ते हैं तो वाटर साइड कैनाल हमें देखने को मिलती है, सही बात है। साइड स्लोप कैनाल देखने को मिलती है, सही बात है। कंट्रोल कैनाल देखने को मिलती है, सही बात है। पर मेन कैनाल ऐसी कोई कैनाल को हम लोग क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं, तो थर्ड इसका हो जाएगा नॉट क्लासिफाइड। तो ऐसी मेन कैनाल ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं जितनी भी कैनाल उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई, उनके जो सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पर उनको क्लासीफाई किया गया। नंबर एक परमानेंट कैनाल, फिर आपकी इनंडेशन कैनाल। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल आउटपुट पे, प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव। फिर आपका है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन पे, इरिगेशन कैनाल, कैरियर कैनाल, फीडर कैनाल, नेविगेशन कैनाल, पावर कैनाल। फिर आपकी जो है क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज के ऊपर, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर कोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड कैनाल अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के आधार पर कंट्रोल कैनाल होती है, वाटर साइड कैनाल होती है, और रिच कैनाल होती है। इसी वाटर साइड को रिच कैनाल कहते हैं, साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। इन्हीं तीन को क्लासीफाई किया गया है किसे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ कैनाल अलाइनमेंट के ऊपर। पर ये आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि अलाइनमेंट के आधार पर जो आपकी कैनाल होती है इनमें से कौन सी नहीं होती है, तो आपकी मेन कैनाल आपकी अलाइनमेंट के बेस पे नहीं होती है। तो थर्ड आपका राइट आंसर रहने वाला है। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न प्लानीमीटर बिल्ड, जब आपका पहला मॉडर्न प्लानीमीटर था कब बिल्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपका पहला मॉडर्न प्लानीमीटर जो बना हुआ था आपको 1854 में बना था। कब बना था, ये आपका 1854 में बना था। ये किस लिए होता है, ये आपका एरिया को मेजरमेंट करने के लिए होता है। 1854 में आपका बना था। कुछ इस तरीके से आपका होता है, ये आपका प्लानीमीटर आपका होता है इस तरीके से। और इट इज मैकेनिकल डिवाइस डैट इज यूज्ड टू मेजरिंग द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप ऑफ द फिगर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ये पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ क्या होता है, इनलार्ज और रिड्यूस करता है ड्राइंग को, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका होता है टैकोमीटर, कुछ इस तरीके से, जो कि रोटेशनल स्पीड को मेजरमेंट करता है। तो सारे फिगर आपके साथ मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा कि फॉर इच जंक्शन मीटिंग पॉइंट ऑफ क्रॉस वॉल विथ मेन वॉल हाफ ब्रीथ ऑफ आइटम इज डिडक्टेड। सेंटर लाइन लेंथ में क्या होता है कि हम लोग डिडक्शन करते हैं, आप सभी को पता है, सेंटर लाइन पर निकाल लेते हैं, जहाँ पे जॉइंट होती है हम लोग हाफ ब्रीथ को घटा देते हैं। तो ये बातें यहीं पर सही है, बाकी सारी ऑप्शन में नहीं है। इन रिपीटेड जॉइंट मिनिमम पिच शुड नॉट बी, मिनिमम पिच कितनी होती है आपका, तो यहाँ रिपीट जॉइंट का क्वेश्चन, स्टील का भी क्वेश्चन आगे नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मिनिमम पिच कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा कई बार, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल डीएन होता है, तो लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्राफ डायमीटर। ये नहीं आपका होता है, ये नॉर्मल डायमीटर होता है, ठीक है, डीएन होता है आपका। ये तो मिनिमम पिच होती है। अगर आपसे मैक्सिमम पिच पूछ ले किस केस में, कंप्रेशन के केस में कितना हो जाएगा, तो 16T और 200 mm हुई चीज़ मिनिमम। फिर अगर टेंशन में पूछ ले कितना हो जाएगा, तो 12T, सॉरी, अगर आपसे पूछ ले टेंशन में, कि टेंशन में कि कितनी आपकी मैक्सिमम पिच रहने वाली है, तो टेंशन में होता है 16T अथवा 200 mm, विच इज मिनिमम। अगर कंप्रेशन में पूछ ले तो कंप्रेशन में कितना होता है 12T या फिर आपका 200 mm विच इज मिनिमम होता है। ये दो बातें याद रखना। नॉर्मल इसकी पिच तो 2.5 टाइम द नॉर्मल डायमीटर होती है आपकी, पर मैक्सिमम पिच कितनी होती है, 16T होती है, और 200 mm या 12T अथवा 200 mm, किस केस में 16T आपका टेंशन में, 12T आपका कंप्रेशन में, याद रखना, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन रहे आपके, कुछ इस तरीके से बेस क्वेश्चन में डिस्कस किया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से JKSSB का पेपर में क्वेश्चन आया था, हमने आपको सारी बातें डिटेल में बताई हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको, सबसे पहले तो क्लास के बारे में बताना है, क्लास कैसी लगी, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर आवश्यकता हो तब भी बताना, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि ये पहली क्लास है। अगर जितना आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास हम जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को देखना बनाना काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये सब के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।